हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आज का टॉपिक है भारत की मृदाएं एवं प्रकार। अगर इंग्लिश में बात करें, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से प्राप्त हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श और फ्लोर। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है वो बैकमैन एंड ब्रेडी का है, जिन्होंने बताया है मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपचयित खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के विघटन से निर्मित पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढके रहती है। जल और वायु की उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित सम्मिश्रण से पौधों को यांत्रिक आलम्ब और आंशिक आजीवन प्रदान करती है। इसका अगर बेसिक सा मतलब निकालें तो मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है जो एक परत के रूप में फैली हुई है, जो कैसे बनती है, प्राकृतिक पदार्थों के सड़ने और गलने से बनती है अगर बात की जाए, या जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से, वेदरिंग होने से होती है, तो ऐसे बनती है। अगर मृदाओं के विभिन्न प्रकार की बात करी जाए तो भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जो कि विशेष रूप से क्षेत्र और उनकी खास बातें जलवायु पे आधारित हैं। तो अगर हम बात करें जो सबसे बड़ा मृदा का प्रकार है और उससे छोटे 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 में, तो सबसे जो पहला नंबर आता है वो जलोढ़ मृदा होती है, जिसको एलुवियल सॉइल भी हम कहते हैं। जो सेकंड हमारा टाइप है वो लाल मिट्टी है, रेड सॉइल बोलते हैं जिसको। अगर थर्ड की बात करी जाए तो काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल बोलते हैं इसको। काली कपास मृदा भी बोलते हैं इसको, काली कपास मृदा। बांगर मिट्टी लेटराइट सॉइल को बोलते हैं। रेगिस्तानी तथा खाड़ी मिट्टी डिजर्ट सॉइल को बोलते हैं, जिसको हम रेत बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं, बालू बोलते हैं। पर्वतीय मृदाएं भी होती हैं जिसमें हिल सॉइल्स होते हैं, हिली एरियाज में पाए जाते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर हिल सॉइल्स पाए जाते हैं। पीट दलदली मृदाएं, पीटी और मार्सी सॉइल, जहां पर जो बाढ़ का पानी रुक जाता है या कहीं पे झीलें होती हैं, उसके आसपास की जो मृदा होती है उसको बोलते हैं हम पीट दलदली मृदाएं। लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं, मिट्टी में अगर लवणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, सपोज चूना है, चूना की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अम्ल भी हैं, अगर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो अम्लीय भी हो जाता है। लवण की मात्रा ज़्यादा होती है तो लवणीय हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रकार हैं मृदा के। अब हम एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। अगर इसके पाए जाने की बात करें कि ये कहाँ पे मिलती है, तो मुख्यतः ये जो नदियों के किनारे के क्षेत्र हैं या जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, अगर भारत की बात करी जाए तो जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां हैं, जिनके आसपास का जो क्षेत्र है, तटीय इलाका है, बेसिकली ये तटीय इलाके में पाई जाती हैं। कौन सी? जलोढ़ मृदा। इस मिट्टी का विस्तार लगभग, ये मृदा का सबसे बड़ा वर्ग है जो कम से कम जो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। जो देश की टोटल मिट्टी है उनके 43.4 बोले तो लगभग 40% से ऊपर का क्षेत्र है वो केवल केवल जलोढ़ मृदाओं का है, एलुवियल सॉइल्स का है। यह भारतीय मृदाओं का सबसे विशाल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये टोटल 100% का 43% ओनली जलोढ़ मृदाएं ही भारत में पाई जाती हैं। ये उत्तर भारत के मैदानों व दक्षिण भारत के तटीय मैदानों में
पाई जाती है, जो मुख्यतः नदियों द्वारा वाहित होती है। जब अब बाढ़ आती है, बाढ़ में नदियां अपनी मिट्टी को पानी के साथ बहा के ले जाती हैं, और वो मिट्टी है वो कहीं उनके तटीय इलाकों में जाके जमा हो जाती है। जो जमा हुई हुई मिट्टी होती है, उससे ही जलोढ़ मृदा उत्पन्न होती है। अगर हम इसकी बात की जाए, इसमें दो टर्म आते हैं, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। अगर जो बहुत बड़े मैदान हैं पुराने जलोढ़ मृदा के, पुराने बड़े बड़े मैदान, अगर बड़े बड़े मैदान की बात करें, बड़े मैदान, तो जो जलोढ़ मृदा के बड़े मैदान हैं उसको कहते हैं बांगर। दूसरा है खादर। नदियों के बाढ़ के मैदानों में बिछ जाने वाले नए जलोढ़ों को खादर कहते हैं। जो नई मिट्टी आती है बाढ़ के साथ, नई मिट्टी बाढ़ के साथ आती है, उसको खादर बोलते हैं। और ये बड़े मैदान होते हैं, ये पुरानी जड़ोल जड़ोल मिट्टी होती है। पुरानी, जो पुरानी की बात करी जाए तो उसको बांगर कहते हैं, नई मिट्टी जो पानी के साथ आती है उसको खादर कहते हैं। इन मृदाओं में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस नाइट्रोजन की मुख्यतः कमी पाई जाती है, जिसके कारण जो भी नदी के किनारे की मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हमें अधिक देनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे एक निछालन नाम की, जिसे लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग की प्रक्रिया होती है, जिससे जो नाइट्रोजन होता है वो लीच करके मिट्टी के अंदर चला जाता है, जिससे पौधों को उपयुक्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। अगर इस मिट्टी की बात की जाए कि कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, तो सबसे ज़्यादा जो नदी के किनारे के इलाके हैं उनमें धान, गेहूँ, गन्ना और दालें और तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। विशेषतर इस एरिया में धान और गेहूं और गन्ना का उत्पादन लिया जाता है। अब इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? नंबर एक है, नंबर एक की बात करी जाए तो ये मृदा का सबसे बड़ा वर्ग है, जो कम 43% से ज़्यादा कवर करता है एरिया को। अगर नंबर दो की बात करी जाए तो इसमें दो टर्म आते हैं, बांगर और खादर। पूछा जा सकता है कि खादर और बांगर किससे रिलेटेड हैं, कौन सी मिट्टी से रिलेटेड हैं, तो ये कौन सी से रिलेटेड हैं? जलोढ़ मृदा से। नंबर तीन की बात करी जाए कि किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है, तो ये धान, गेहूं और गन्ना। चलो दूसरी मिट्टी की बात करी जाती है, तो दूसरी जो मिट्टी का सबसे बड़ा वर्ग है वो है लाल मिट्टी, जिसको बोलते हैं रेड सॉइल। अगर इसकी बात करी जाए ये रेड सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, तो भारत में ये पश्चिमी और दक्षिणी भागों में, जिसको तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो बुंदेलखंड एरिया में लाल मृदाएं पाई जाती हैं। बुंदेलखंड एरिया में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो ये बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती हैं। अगर इसकी विशेषता की बात करी जाए तो जैसे नाम में ही लिखा है लाल मिट्टी, तो इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, और ये कम प्राकृतिक उपलब्धियों के कारण पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। इस मृदा के विस्तार की बात करी जाए तो 6.1 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल में फैली हुई है, जो भारत की टोटल मिट्टी का 18.6% क्षेत्रफल को कवर करती है। इस प्रकार की मृदा देश के, ये हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह या मृदा का प्रकार है।
इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस एंड सिस्ट आदि खनिजों से होता है। जो मिट्टी बनती है उसको कैसे बनती है, जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे ग्रेनाइट होता है, नीस होता है, सिस्ट होता है, इनके टूटने से या विगलन से ये मिट्टी बनती है। इसमें लोहे का अंश अधिक होता है, किंतु जीवांश नाइट्रोजन, फास्फोरस व चूना की कमी पाई जाती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। और ये भी पूछा जाता है कि जो आयरन ऑक्साइड होते हैं, आयरन ऑक्साइड की वजह से ही इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। बस इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना जीवांश बोले तो ऑर्गेनिक मैटर, उसकी कमी होती है। अगर इसमें फसलों की बात की जाए तो कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, तो इसमें तंबाकू, बाजरा, गेहूं, दलहनी फसलें हम आसानी से उगा सकते हैं अगर हमारे पास सिंचाई के उचित साधन हैं तो। अगली अगर प्रकार की बात करी जाए तो है काली मिट्टी। काली मिट्टी है जो इसकी जो कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत में, तो ये मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ पार्ट है उसमें पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो इसका कहाँ है, महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है और तमिलनाडु में। अगर इसकी विशेषता की बात करी जाए तो मिट्टी मृत्तिकाएं अत्यधिक लसलसी, अपारगम्य, सूखने पर फटने वाली अर्थात ये अत्यधिक संकुचन व फैलाव के गुणों से युक्त होती, लसलसी होती है और सूखने के बाद ये फट जाती है। अगर इसकी बात करी जाए तो हमारा ये फील्ड है, एक छोटा सा प्लॉट है। जब इसमें पानी सूख जाता है तो ऐसे ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं मिट्टी में। ये इसकी पहचान भी है और खास बात भी है। इसकी विशेषता की बात करी जाए तो इस मिट्टी में ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं। इस मिट्टी का विस्तार की बात करी जाए तो ये भारत में तीसरा सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, जो 5.46 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, जो देश के 15% भाग में फैली हुई है। ये भारतीय मृदा का तीसरा सबसे विशालतम वर्ग है। जो सबसे बड़ा है वो जलोढ़ मृदा है, उससे जो बड़ा उससे छोटा है वो लाल मृदा है, और जो तीसरा है वो कौन सा है, काली मिट्टी। इसमें चूना, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा भी ठीक ठाक सी होती है। परंतु फास्फोरस और नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों का अभाव होता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ हैं उनका अभाव होता है, इसमें कमी पाई जाती है। इस मिट्टी को रेगुर व उत्तर प्रदेश में करेल तथा कपास मिट्टी भी कहा जाता है। को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेगुर मृदा, और इसको करेल मिट्टी भी कहते हैं या कपास मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। अगर इसको कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है तो जी इसमें सबसे ज्यादा है वो मूंगफली, चना, सोयाबीन, तिलहन व गेहूं आदि की उपयुक्त के लिए उपयुक्त होती है। इसमें सबसे ज्यादा कपास और मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। अगर इसका नाम ही तभी पड़ा है काली कपास मिट्टी, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, कपास, काली कपास मिट्टी। चौथी अगर प्रकार की बात करी जाए तो उसको बोलते हैं बांगर मिट्टी, लेटराइट सॉइल। लेट ये मृदा का बड़ा वर्ग नहीं है, बट जो जैसे कि हमने जलोढ़ मृदा के बात करी तो ये जलोढ़ मृदा का ही एक पार्ट है, इसको चौथे नंबर पे रखा है। भारत में उत्तरी पूर्वी भागों में खासतौर पे इसे देखा गया है। विशेषता इसकी क्या है, इसका रंग लाल काला होता है और शारीरिक गर्मी में बहुत ज्यादा सूखा से छोड़ देती है। यह स्थानबद्ध मिट्टी है जो लगभग 1.26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है, साथ ही यह देश के 3.7% भूक्षेत्र पे मिलती है। आर्द्र और शुष्क मौसम में
क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छलन की प्रक्रिया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। इसमें क्या होता है, लीचिंग की प्रक्रिया होती है। लीचिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं निछालन। इसमें क्या होता है भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मृदा की परत है और यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ पे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो धीरे 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 पानी के साथ मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। इसको बोलते हैं लीचिंग, निछालन। यह है मृदा परत, यह है बारिश, ये मान लो हमारे पोषक तत्व हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, चूना आदि का अभाव होता है, क्योंकि जो भी ये न्यूट्रिएंट हैं, नाइट्रोजन हुआ, पोटास हुआ, फास्फोरस हुआ, चूना हुआ, ये निछालन की क्रिया के कारण मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। लोहा, एल्यूमीनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें आयरन की प्रचुर मात्रा एंड एल्यूमीनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस मृदा में कौन कौन सी खेती होती हैं? चाय की खेती, कहवा, रबड़, काजू, सिनकोना आदि की बेसिकली जो ऑर्नामेंटल्स खेतियां हैं, बागानी खेती है, बागानी खेती बोलते हैं, वो की जाती है। नंबर 5 की बात करी जाए तो उसको वो है रेगिस्तानी मिट्टी या खाड़ी मिट्टी, या इंग्लिश में बात करी जाए तो डिजर्ट सॉइल। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता है राजस्थानी, तो ये कहाँ पे मिलेगी आपको? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में आपको मिलेगी देखने को। इसकी विशेषता की बात करी जाए तो क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा सूखा विशेष छोड़ने वाली ये मिट्टी है। जैसे रेगिस्तान होता है, जानते ही हैं आप, रेगिस्तान जैसी मिट्टी होती है। यह मृदाएं शुष्क एवं आर्द्र शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं, जिधर भी बारिश की कमी होती है, जहाँ पे भी बारिश की कमी होती है। कमी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदाएं राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के कुछ भागों में पाई जाती हैं। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं। मिट्टी कैसे बनती है? जो चट्टानें हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनके जो कण हैं छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और वो बालू का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे इस मिट्टी बनती है। इस मिट्टी में लवण व फास्फोरस एक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जीवाश्म पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। सिंचाई द्वारा, अगर हमारे पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो हम इसमें कौन कौन सी फसल कर सकते हैं? ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज वाली जितने भी मिलेट्स हैं, सरसों, और हम बारले की खेती भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो बस बाजरा और सरसों दो खेती प्रमुखता से करी जाती हैं इस वाली मिट्टी में। नंबर 6 की बात करी जाए, पर्वतीय मृदाएं। नाम से ही पता है पर्वतीय मृदाएं, तो ये हमारे भारत के कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश भागों में मिलती हैं। कश्मीर बोले तो पहाड़ी इलाकों में अरुणाचल प्रदेश। इसकी विशेषता की बात करी जाए तो ये बिल्कुल नई मिट्टी होती है। आविक आविकसित मृदाएं कहलाती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें जो कर्षण क्रियाएं हैं वो बहुत ही कठिन होती हैं, इसे हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे आविकसित मृदा भी बोलते हैं। इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं उसमें वन होते हैं, इसलिए इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है। इसका विस्तार 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ये नवीन व अविकसित मृदाएं हैं जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं। इसमें पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है।
परंतु इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, जीवांश है, वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर इस मिट्टी की बात करी जाए कौन कौन सी फसल के लिए ये अच्छी है, तो सेब और नाशपाती और अलूचा बोले तो जो भी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं, फलों के लिए, फलों की खेती करने के लिए अच्छी मानी जाती है, वो भी ठंडे इलाकों में। ठंडे इलाकों में मिलती है। सामान्यतः इस प्रकार की मृदाएं अम्लीय होती हैं। इनका जो नेचर होता है, जो पीएच होता है, वो 7 से कम होता है, इसको अम्लीय बोलते हैं। जो पीएच होता है उसकी जो स्केल होती है, पीएच की स्केल, वो होती है 0 to 9। तो जो बेसिक होता है उदास उसको 7 बोलते हैं। तो 7 से जो ऊपर होता है वो क्षारीय मृदाएं बोली जाती हैं, और 7 से नीचे होता है उसको अम्लीय मृदाएं बोलते हैं। 7 नंबर की मिट्टी की बात करी जाए तो पीट दलदली मृदाएं, पीटी एंड मार्सी सॉइल बोलते हैं। इस प्रकार की मिट्टी किधर मिलती है? केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इसकी अगर विशेषता की बात करी जाए तो इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है। यह मृदाएं काली, भारी तथा अम्लीय होती हैं। पीट मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं, जहाँ पर समुद्र समुद्र के किनारे, अब जहाँ पे समुद्र है वहीं पर नमी की प्रचुर मात्रा होगी। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण कोचीन, केरल तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में हुआ। इन मिट्टी में जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टियाँ पहले ही बता चुके हैं कि ये मिट्टियाँ होती हैं वो भारी होती हैं, काली होती हैं। निचले क्षेत्रों में जलक्रांति मीन्स इसमें जो वाटर लॉगिंग की समस्या बनी रहती है, अवायु दिशाओं में मृदा का निर्माण होता है। इसमें फेरस आयरन होने से प्रायः इसका रंग नीला होता है। आयरन के कारण इसका रंग है जो वो नीला होता है। ये अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 से 40% तक होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, वो 10 से 40% तक होता है। इसकी अगर खेती के लिए उपयुक्त फसलों की बात करें जाए तो नंबर 1 पे धान है। धान को बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। नंबर 8 की बात करी जाए तो लवणीय एवं क्षारीय मृदा, सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? अगर सैलाइन अल्कलाइन सॉइल की बात करी जाए तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनकी विशेषता क्या है? इन मृदाओं में रेह, कल्लर व ऊसर आदि इनकी अन्य संज्ञाएं। इनको रेह मृदा, कल्लर मृदा, ऊसर, बंजर आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसी मृदाओं की ऊपरी सतह पर सफेद रंग का रेह लवणीय पदार्थ, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के कार्बोनेट तथा सल्फेट जमा हो जाते हैं। जो मिट्टी होती है उसकी ये सरफेस होती है, सतह होती है। इस सतह के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है गाय की लवड़ों की। वो लवड़ कौन कौन से होते हैं? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो सफेद कलर के होते हैं, सफेद रंग। ये मृदाएं विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इनके क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये मिट्टियां पाई जाती हैं। नहर सिंचाई के क्षेत्रों में भी ऐसी मृदाओं का निर्माण होता है, क्योंकि नहर का जो पानी होता है उसमें लवणों की अधिकता होती है।
लवणों की अधिकता होती है नहर के पानी। क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम तथा नाइट्रोजन का अभाव होता है। जो भी क्षारीय मृदाएं हैं जिनका पीएच है ना वो 7 से ज़्यादा पीएच है, उनमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी है वो कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है? बरसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, फलसा, जामुन आदि की खेती के लिए अच्छी है। इसके लिए हमें लवण प्रतिरोधी फसलों व फल वृक्ष लगाने चाहिए। हमारे अगला है जो मिट्टी का प्रकार 9 नंबर, मैरीन मिट्टी। मैरीन के नाम से ही पता चलता है, जो समुद्र के किनारे वाली मिट्टी है उसको मैरीन मिट्टी बोलते हैं। तो ये दक्षिणी भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं, क्योंकि जो समुद्र है हमारे इंडिया में वो दक्षिण भारत में ही है। यह मिट्टी समुद्र के निकट क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे केरल, तमिलनाडु, गुजरात और केरल, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग है जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें नमी की मात्रा अधिक होगी क्योंकि समुद्र के किनारे होगी। और ये किसानों के लिए अनेक प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगर हम इसकी एक टेबल की बात की जाए, हमें एक दृष्टि की बात करी जाए, तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम है वो मृदाएं हैं, उनका क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उसमें कौन कौन सी फसलें ली जाती हैं, कौन से पोषक तत्व की उसमें मात्रा ज़्यादा होती है और कौन से पोषक तत्व की उसमें मात्रा कम होती है। अगर जलोढ़ मृदा की बात करी जाए तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और दोआब जैसे क्षेत्रों में, नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके लिए धान, गेहूं, गन्ना और आलू की फसल, तिलहनी व दलहनी फसलों को उगाया जा सकता है। पोटास व चूने की मात्रा की अधिकता होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। अगर काली मृदा की बात करी जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश में एंड तमिलनाडु में पाई जाती है। जो किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास और सोयाबीन, चना, ज्वार, तंबाकू आदि के लिए, गेहूं, मूंगफली आदि के लिए उपयुक्त है। अगर इसमें पोषक तत्व की मात्रा की बात की जाए तो पोटास, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। लाल मिट्टी की बात करी जाए तो ये संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है, जो तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी और कपास, गेहूं, मक्का के लिए उपयुक्त है। इसमें जो आयरन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस व ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी की बात करी जाए तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम और महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी जो खेती की जाती है वो चाय और कॉफी, रबड़, सिनकोना, काजू की करी जाती है। अगर इसमें पोषक तत्व की प्रचुरता की बात करी जाए तो लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। अगर कमी की बात करी जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें बाजरा, मरुस्थलीय मृदाओं को रेगिस्तानी मृदाएं भी बोलते हैं। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज और सरसों, जौ। अगर लवण और फास्फोरस की इसमें मात्रा ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। पर्वतीय हिली सॉइल या हिल सॉइल पर्वतीय मृदाओं की बात करी जाए तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली हुई हैं, जिसमें सेब, नाशपाती, अलूचा, चाय आदि फल वृक्ष लगाए जाते हैं। इसमें पोटास, चना व फास्फोरस का अभाव होता है और जीव ऑर्गेनिक मैटर की प्रचुरता पाई जाती है। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा है उसके लिए या एक लाइन के क्वेश्चन के लिए बात की जाए तो क्रॉप लॉगिंग, छोटी छोटी डिफिनीशंस हैं। क्रॉप लॉगिंग किसके परीक्षण की एक विधि है? तो फसल उत्पादन हेतु पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की एक
विधि है। पेडोजेनेसिस किसे कहते हैं या किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पेडोजेनेसिस में। पेडोजेनेसिस में मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक आर्नोन के अनुसार पौधों के लिए कुल जो पोषक तत्व हैं वो 16 पोषक तत्व आवश्यक बताए गए, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट और एलिमेंट माने गए थे। लेकिन अब जो संख्या है पोषक तत्वों की वो कितनी हो गई है? 18 पोषक तत्वों की संख्या हो गई है। वो 2 पोषक तत्व कौन कौन से ऐड हो गए हैं, बढ़ाए गए हैं? 17वां है सोडियम, जो पीपी बॉर्नाल एंड जे वुड ने 1957 में किया। 18वां है कोबाल्ट एवं एच.जे. एवंस के अनुसार। पहाड़ी क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क मौसम के कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल जाएगा कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, जिसमें एक निकिल का जिक्र होता है। तो ये तो सोडियम और कोबाल्ट है, ये बेनिफिशियल। तो इसेंशियल की बात करी जाए तो उसमें निकिल को ऐड करा गया था। पहाड़ी क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क मौसम में कृमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की प्रक्रिया फलस्वरूप इस प्रकार की मृदा की होती है। उसको कौन सी मृदा में होती है? लेटराइट मृदा। ग्रेनाइट, नीच तथा शिस्ट आदि खनिजों को किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? लाल मृदा का। काली मृदा की बात करी जाए तो बेसाल्ट खनिज चट्टान से इसका विकास होता है, काली मृदा। भांगर खादर मृदाएं किस पोषक तत्व से संबंध रखती हैं? पोटास और चूना से। कहवा, रबर, काजू, सिनकोना की बागानी कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटराइट सॉइल। मृदा के संगठन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5 से 10% ऑर्गेनिक मैटर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों या आपको कुछ डिस्कस करना हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। मेरा नंबर ग्रुप में पड़ा हुआ है। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।